Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 13, The Mad Elephant. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, Zero to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 13 यानी कहानी नंबर 13 और आज हम बात करेंगे द मैड एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी यानी पागल हाथी के बारे में। और कहानी हमारी स्टार्ट होती है, गोवा में कुछ हाथियों को ऐसी तरबियत दी गई थी कि जब वो दौलतमंदों के घरों के पास से गुजरते थे तो उनको सलाम करते थे। ओके, इसमें कई सारे हिस्से हैं, तो कहेंगे गोवा में कुछ हाथियों को ऐसी तरबियत दी गई थी, ये एक जुमला हो गया। जब वो दौलतमंदों के घरों के पास से गुजरते, ये दूसरा जुमला हो गया। तो उनको सलाम करते थे, ये आपका तीसरा जुमला हो गया। ओके, अब इसका तर्जुमा करते हुए हम कैसे कहेंगे? इसका तर्जुमा करने के लिए हम कहेंगे इन गोवा सम एलिफेंट्स वर ट्रेन्ड इन सच अ वे दैट व्हेन दे पास्ड बाय रिच मेन्स हाउसेस दे ग्रीटेड देम। ओके, ये हमारी अंग्रेजी बनेगी। अब देखिए, गोवा में मतलब इन गोवा जगह का नाम है। कुछ हाथियों को सम एलिफेंट्स ऐसी तरबियत दी गई थी, यहाँ पर तरबियत दी गई थी, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है पैसिव वॉइस है। तरबियत देने के बोलते हैं ट्रेन, तो तरबियत दी गई थी मतलब वर ट्रेंड। ओके, तो सम एलिफेंट्स वर ट्रेंड इन सच अ वे, ऐसी तरबियत, सच अ वे इस तरीके से कि मतलब डैट जब वो दौलतमंदों के घरों के पास से गुजरते, तो वो जब वो गुजरते व्हेन दे पास्ट, यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर लाएंगे। कहाँ से गुजरते थे? दौलतमंदों के घरों के पास से। बाई रिच मेन्स हाउसेस, यहाँ पर बाई के लिए हमने कर दिया, नियर बाई भी आप कर सकते हैं, पास्ट नियर बाई रिच मेन्स हाउसेस। ओके, सच अ वे दैट व्हेन दे पास्ट बाई रिच मेन्स हाउसेस, तो उनको सलाम करते थे। ये सारा का सारा जुमला पास्ट में है, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। दे ग्रीटेड देम, ठीक, हमने वो उनको सलाम करते थे, दे हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। इन ग्रीट का मतलब होता है सलाम करना। ओके, उनका अपना तरीका था सलाम करने का, उस तरीके को फॉलो करते थे। ओके, तो देखिए कि इसमें कुल 3 हिस्से थे। यहाँ पर एक इसका पहला हिस्सा हुआ, दूसरा हिस्सा हुआ और ये तीसरा हिस्सा हुआ, तो ये हमारा जुमला बन गया। ओके, तो गोवा में कुछ हाथियों को ऐसी तरबियत दी गई थी, कैसे बोलेंगे? इन गोवा सम एलिफेंट्स वर ट्रेन्ड इन सच अ वे कि जब वो दौलतमंदों के घरों के पास से गुजरते, डेट व्हेन दे पास्ड बाय रिच मेन्स हाउसेस, तो उनको सलाम करते थे। यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया और दे का इजाफा कर दिया, दे ग्रीटेड देम। ओके, आगे चलते हैं और आगे है, जब ये हाथी बाजार को जाते थे तो तरकारी बेचने वाले उनको फल और तरकारी देते थे। तो इसमें 2 हिस्से हैं। पहला, जब ये हाथी बाजार को जाते थे यानी बाजार जाते थे तो तरकारी बेचने वाले उनको फल और तरकारी देते थे, आपका दूसरा हिस्सा हुआ। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे when these elephants went to the market
द ग्रीन वेंडर्स वुड गिव देम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो जब ये हाथी बाजार को जाते, ये आपका पहला जुमला हुआ, तो हम कहेंगे व्हेन दीज एलिफेंट्स वेंट टू द मार्केट। व्हेन दीज एलिफेंट्स वेंट टू द मार्केट, कि जब ये हाथी बाजार को जाते थे। ठीक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो तरकारी बेचने वाले उनको फल और तरकारी देते थे, तो तरकारी बेचने वाले आपका सब्जेक्ट बन रहा है। फल देना, तरकारी देना, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, उनको ये भी ऑब्जेक्ट है, और देना ये आपका वर्ब है। ओके, तो द ग्रीन वेंडर्स, तरकारी बेचने वाले, ग्रीन वेंडर्स को मतलब सब्जी फरोश। और यहाँ पर हमने उड इस्तेमाल किया, जो कि कोई काम मुसलसल होता था उसको बतलाने के लिए हम उड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने माजी में उड का इस्तेमाल किया, माजी का माना देने के लिए। तो उड गिव, वो देते थे, देम यानी उन हाथियों को क्या, फल और तरकारी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पर फ्रूट्स भी ला सकते हैं जमा। ओके, तो हमारा जुमला बन गया, तरकारी बेचने वाले उनको फल और तरकारी देते थे। द ग्रीन वेंडर्स वुड गिव देम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ओके गाइस, तो हमारा जुमला बना, जब ये हाथी बाजार को जाते थे तो तरकारी बेचने वाले उनको फल और तरकारी देते थे। इसको आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे when these elephants went to the market the green vendors would give them fruit and vegetables. ओके, आगे चलते हैं। आगे है, एक औरत खास कर सबसे बड़े हाथी को हमेशा तरकारी खाने को देती थी। ओके, ये आपका जुमला है और बहुत आसान जुमला। एक औरत, असल में एक औरत देती थी खासकर सबसे बड़े हाथी को क्या चीज? हमेशा तरकारी, किस लिए? खाने को। ओके गाइस, तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वन वुमेन गेव वेजिटेबल्स स्पेशली टू द बिगेस्ट एलिफेंट टू ईट। तो इसको हमने कैसे बनाया? देखिए, हमने इसको इस तरीके से बनाया कि एक औरत, ठीक है, वन वुमेन, ठीक है, क्या करती थी? देती थी। यहाँ पर गेव कर दिया, गेव यानी पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम देती थी का माना अदा करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया। क्या देती थी? तरकारी, वेजिटेबल्स, खास कर सबसे बड़े हाथी को, स्पेशली टू द बिगेस्ट एलिफेंट। ओके, किस लिए? खाने को, टू ईट, राइट। तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो हम कहेंगे एक औरत खासकर सबसे बड़े हाथी को हमेशा तरकारी खाने को देती थी। कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वन वुमेन गेव वेजिटेबल्स स्पेशली टू द बिगेस्ट एलिफेंट टू ईट। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, एक दिन बरसात के दिनों में वो बड़ा हाथी मस्त हो गया। आसान सा जुमला है। तुम कहेंगे वन डे दैट बिग एलिफेंट रैन अमok ड्यूरिंग रेनी डेज। तो एक दिन, वन डे, बरसात के दिनों में, ड्यूरिंग रेनी डेज, वो बड़ा हाथी, दैट बिग एलिफेंट, मस्त हो जाना, रैन अमok। ओके, मस्त हो जाना, रैन अमok का मतलब मस्ती से घूमना। तो हमारा ये जुमला बन गया, राइट। तो एक दिन, वन डे, बरसात के दिनों में वो बड़ा हाथी, आप बरसात के दिनों में पहले ला सकते हैं ड्यूरिंग रेनी डेज दैट बिग एलिफेंट रैन अमok, इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक। आप ड्यूरिंग रेनी डेज को पहले भी ला सकते हैं। ओके, तो एक दिन बरसात के दिनों में वो बड़ा हाथी मस्त हो गया, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वन डे दैट बिग एलिफेंट रैन अमok ड्यूरिंग रेनी डेज। ओके, उसके बाद है वो चिंगाड़ता, दुकानों को तोड़ता फोड़ता और जिसे देखता उसे मारने की कोशिश करता हुआ बाजार में चल रहा था। तो ये जुमला है, बहुत मुश्किल लगा होगा लेकिन बहुत आसान है ये असल। और वो बाजार में चल रहा था, असल जुमला है, और वो बाजार में चल रहा था। किस लिए? किस हालत में? चिंगाड़ता, दुकानों को तोड़ता फोड़ता और जिसे देखता उसे मारने की कोशिश करता। ये पूरी जो है आपकी हालत है, जो अल्फाज है ये हालत है। तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे वो बाजार में चल रहा था। तो इस पूरे जुमले को अंग्रेजी हम कहेंगे एंड ही वॉज वॉकिंग इन द मार्केट। ठीक, वो बाजार में चल रहा था। अब उसकी हालत को बता रहे हैं, कैसे? चिंगाड़ता, तो उसको बोलेंगे शाउटिंग। ठीक है, दुकानों को तोड़ता फोड़ता, स्मैशिंग शॉप्स, स्मैश का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना। ओके, और जिसे देखते उसे मारने की कोशिश करता, जिसे देखता उसे मारने की कोशिश करता। एंड ट्राइंग टू किल एनीवन ही सॉ। ओके, तो एंड ट्राइंग टू किल एनीवन ही सॉ, और
कोशिश करता हुआ इसकी टू किल मारने की, एनीवन हर उसको हिस्सा जिसे वो देखता। यहाँ पर जिसे के लिए अंग्रेजी पोशीदा है whom, ठीक है, whom होगा यहाँ पर। और हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में बताया था कि कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन को हज़फ कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हज़फ कर दिया है। आप यहाँ पर whom भी ला सकते हैं। ओके, तो हमारा जुमला बना, और वो चिंगाड़ता, दुकानों को तोड़ता फोड़ता, जिसे देखता उसे मारने की कोशिश करता हुआ बाजार में चल रहा था। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे एंड ही वॉज वॉकिंग इन द मार्केट शाउटिंग स्मैशिंग शॉप्स एंड ट्राइंग टू किल एनीवन ही सॉ। ओके, आगे है वो औरत जिसने उस हाथी को इतने फल दिए थे डर कर भाग गई और जल्दी में अपने छोटे बच्चे को छोड़ गई। तो बहुत आसान सा जुमला है। वो औरत जिसने अपने उस हाथी को इतने फल दिए थे, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। डर कर भाग गई ये आपका वर्ब का हिस्सा है, ये एक हिस्सा हो गया। और जल्दी में अपने छोटे बच्चे को छोड़ गई आपका दूसरा हिस्सा है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे आप कहेंगे द वुमेन हु हैड गिवन सो मेनी फ्रूट्स टू द एलिफेंट ran away in fear and left her little child in haste. ओके, तो वो औरत, तो द वुमेन जिसने उस हाथी को इतने फल दिए थे, ये गर्चे ये आपका एक जुमला है, लेकिन ये पूरा जुमला मिला करके सब्जेक्ट बन रहा किसका? डर कर भाग गई। ओके, तो पहले हम इसको सब्जेक्ट पूरा बनाएंगे, तो हम कहेंगे द वुमेन हु हैड गिवन सो मेनी फ्रूट्स टू द एलिफेंट। द वुमेन हु हैड गिवन सो मेनी फ्रूट्स टू द एलिफेंट, कि वो औरत जिसने उस हाथी को इतने फल दिए थे। सो मेनी का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी इतने फल दिए थे। ओके, और यहाँ पर हमने हु का इस्तेमाल किया क्योंकि वुमेन ये आपका जो है जानदार थिंग है, यानी आकिल है, इसलिए हमने हु इस्तेमाल किया, राइट। तो द वुमेन हु हैड गिवन सो मेनी फ्रूट्स टू द एलिफेंट, वो डर कर भाग गई, रेन अवे इन फियर, डर कर भाग गई, इन फियर, रेन अवे इन फियर यानी डर में भाग गई। तो यहाँ पर आप अगर इसका लिहाज करना चाहते हैं, डर कर भाग गई, तो आप कह सकते हैं फियर्ड एंड रन अवे, ठीक है। द वुमेन हु हैड गिवन सो मेनी फ्रूट्स टू द एलिफेंट फियर्ड एंड रन अवे भी आप कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि फियरिंग, हैविंग फियर, ये भी कह सकते हैं द वुमेन हु हैड गिवन सो मेनी फ्रूट्स टू द एलिफेंट रन अवे। ओके, बट इस कॉन्टेक्स्ट में इन फियर ये ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो द वुमेन हु हैड गिवन सो मेनी फ्रूट्स टू द एलिफेंट रन अवे इन फियर, और जल्दी में अपने छोटे बच्चे को छोड़ गई। छोड़ दिया मतलब लीव, एंड लेफ्ट हर लिटिल चाइल्ड इन हेस्ट। ओके, जल्दी में इन हेस्ट। ओके, तो एंड लेफ्ट हर लिटिल चाइल्ड, और वो अपने बच्चे को छोड़ गई इन हेस्ट, जल्दी में। ओके गाइस, तो वो औरत जिसने उस हाथी को इतने फल दिए थे डर कर भाग गई और जल्दी में अपने छोटे बच्चे को छोड़ गई। इसको हम कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहेंगे द वुमेन हु हैड गिवन सो मेनी फ्रूट्स टू द एलिफेंट ran away in fear and left her little child in haste. ओके, आगे चलते हैं। हाथी ने उस बच्चे को देखा और पहचान कर बड़ी एहतियात से सूंड से उठाकर दुकान पर रख दिया और तोड़ फोड़ के काम में लग गया। तो इस जुमले में भी कई सारे हिस्से हैं, जिसमें से पहला है हाथी उसने उस बच्चे को देखा, एक जुमला हुआ, और पहचान कर बड़ी एहतियात से सूंड से उठाकर दुकान पर रख दिया, आपका दूसरा हिस्सा हुआ, और फिर तोड़ फोड़ के काम में लग गया, ये आपका तीसरा हिस्सा हुआ। तो इस पूरे को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द एलिफेंट saw the child and after recognizing him he carefully picked it up with the trunk and placed it on the shop and then went to vandalizing work. ओके, तो हमारा जुमला बना हाथी ने इस बच्चे को देखा। बहुत आसान जुमला। हम कहेंगे द एलिफेंट saw the child, यहाँ पर द चाइल्ड हमने कर दिया, डेड चाइल्ड भी आप कर सकते हैं उसका लिहाज करते हुए, लेकिन द चाइल्ड में द का इस्तेमाल हमने इसी माने के लिए किया है, तो इसलिए हमने उसको द एलिफेंट सा द चाइल्ड की बच्चे ने कि हाथी ने बच्चे को देख लिया और पहचान कर बड़ी एहतियात से सूंड से उठाकर दुकान पर रख दिया। ये असल जुमला, और उसको दुकान पर रख दिया असल जुमला है, और सूंड से उठाकर दुकान पर रख दिया कैसे? पहचान कर, ये आपका जुमला बना। तो बोलेंगे
ही केयरफुली पिक्ड इट अप, यानी पिक्ड हिम अप, यहाँ पर इट नहीं रहेगा हिम रहेगा, गलती से यहाँ पर ही केयरफुली पिक्ड हिम अप, कि उसने एहतियात से उठाकर, कैसे, विद द ट्रंक सूड से, एंड प्लेस्ड इट ऑन द शॉप, दुकान पर रख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उठाकर फिर रखा, यानी पहले उसने उठाया फिर रखा, इसीलिए पहले हमने उठाने को कहा। एंड ही केयरफुली पिक्ड इट अप, उठाकर विद द ट्रंक सूट से, एंड प्लेस इट ऑन द शॉप, और दुकान पर रख दिया। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे और उसने एहतियात के साथ उसे उठाया सूंड के साथ और उसे दुकान पर रख दिया। तो वही माना है कि उसे एहतियात के साथ उठाकर दुकान पर रख दिया। ओके, सो आफ्टर रिकग्नाइजिंग हिम, उसे पहचान कर, यानी आफ्टर रिकग्नाइजिंग हिम का लफ्जी तर्जुमा होगा उसे पहचानने के बाद। आप इसको ये भी कह सकते हैं एंड हैविंग रिकग्नाइज्ड हिम, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, तो और पहचान कर बड़ी एहतियात से सूंड से उठाकर दुकान पर रख दे, इसको आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही आफ्टर रिकग्नाइजिंग हिम ही केयरफुली पिक्ड इट अप विद द ट्रंक एंड प्लेस इट ऑन द शॉप, और फिर तोड़ फोड़ के काम में लग गया। एंड देन वेंट टू वेंडलाइजिंग वर्क, तोड़ फोड़ के काम में लगने का मतलब गो फॉर द वर्क, काम में लगना। यहाँ पर हमने गो फॉर वर्क का इस्तेमाल करते हैं, काम में लगना। ओके, और तोड़ फोड़ के काम में लग गया। एंड देन वेंट टू द वेंडलाइजिंग वर्क, वेंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, और वेंडलाइजिंग वर्क का मतलब तोड़ फोड़ का काम। और यहाँ पर लग जाने का मतलब गो फॉर, यानी गो टू वर्क, यानी काम पर लगना, ये माना इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। ओके, और फिर तोड़ फोड़ के काम में लग गया। एंड देन वेंट टू वेंडलाइजिंग वर्क। ओके गाइज, तो हाथी ने इस बच्चे को देखा, द एलिफेंट सा द चाइल्ड, और आप कह सकते हैं डेड चाइल्ड, और पहचान कर बड़ी एहतियात से सूद से उठाकर दुकान पर रख दिया। एंड आफ्टर रिकग्नाइजिंग हिम ही केयरफुली पिक्ड इट या पिक्ड हिम अप विद द ट्रंक एंड प्लेस्ड इट ऑन द शॉप, और फिर तोड़ फोड़ के काम में लग गया। एंड देन वेंट टू वेंडलाइजिंग वर्क। ओके गाइस, तो ये है अंग्रेजी उर्दू की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही है ये उन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है जो कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए इनका समझना आसान हो गया होगा। अब आपके जहन में बहुत ज़्यादा सवालात नहीं आते होंगे कि ये कैसे हो गया। ओके ओके गाइज, अब यहीं पे हम रुकते हैं। इंशाल्लाह हम अगली कहानी में मिलेंगे और वहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे अगली कहानी के बारे में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।